So, hello and welcome to the second episode of this new podcast series called Movies Are Us on India Independent Films. My name is Shashi Mukherjee, and as I have stated in the first episode, that in this series I'm going to talk to people from different walks of life, not necessarily from the film industry, and discuss with them about films which have been very influential in their personal and professional lives. So, today I have with me Madhuram Aprajita, who's a lawyer and a disability rights activist from Delhi. And she's going to tell me about the movies The Great Debaters, which is a biographical drama film from 2007, directed by and starring Denzel Washington. The second movie is A Beautiful Mind, which is again a biographical drama film on the life of American mathematician and Nobel laureate John Nash from 2001. And the third movie is called October Sky, which is again a biographical drama film from 1999. It's about the story of a coal miner's son who takes up rocketry and becomes a NASA engineer. So we're going to talk about these films. Welcome, Madhuram. How are you? Thank you so much, Shashi, for that warm welcome. I'm really good right now, and it's lovely talking to you. How's it in Delhi? Like, what's the scene of the lockdown in Delhi? So I have come to Delhi day before yesterday, तो मुझे दिल्ली का भी कुछ खास मालूम नहीं है. Okay. और nevertheless, I was in my hometown, so it was very difficult to travel here, and it's very hot and humid here right now. Okay. But otherwise, it's good. So where were you? इससे पहले आप कहाँ पे थे? मैं अपने दिल्ली से? hometown में थी, अच्छा. रांची में. I रांची hail में. from Jharkhand. ओके तो अपने काम के बारे में मुझे समझाइए ताकि हम बाद में आपकी जो फिल्में हैं जो डिस्कस करने वाले हैं ये फिल्में कैसे आपको इन्फ्लुएंस करते हैं अपने काम में वो समझ सके. पहले हम आपके काम के बारे में थोड़ा समझते हैं. तो काम की जहाँ तक बात है तो एज आई सेड दैट आई एम अ लॉयर. तो पहले मैं बेसिकली एक कॉर्पोरेट लॉयर हुआ करती थी एंड देन आई टुक अ ब्रेक एंड देन अगेन आई जॉइन बैक कॉर्पोरेट और फाइनली अभी मैं एज एन इंडिपेंडेंट लीगल कंसल्टेंट काम कर रही हूँ. तो मुझे मेरे डिफरेंट क्लाइंट्स हैं और अभी उनके जो काम है वो रिप्रेजेंटेशन का कोर्ट में उस तरह के काम है. अपार्ट फ्रॉम दैट मैं सोशल फ्रंट पे भी काफ़ी एक्टिव हूँ और डिसेबिलिटी राइट्स पे बहुत काम किया है. पिछले 3-4 सालों में बहुत ज़्यादा काम किया है. तो ये दोनों चीज़ें साथ में चल रही हैं. हाउ वंडरफुल. मुझे ये समझाइए कि फिल्में आप कितना देखती हैं या कितना इम्पोर्टेंट है फिल्में देखना या फिल्मों के अलावा और क्या चीजें देखते हैं? आई थिंक फॉर मी जैसे कि आपने देखा होगा जो तीनों मूवीज मैंने चुनी है आज डिस्कस करने के लिए वो तीनों ही बायोग्राफिकल हैं और इन तीनों में एक कनेक्टिंग एलिमेंट है वो काफी हद तक बहुत लॉजिक और साइंस से डील करती है. बिल्कुल. तो मुझे इस तरह की मूवीज बहुत पसंद है. तो मेरा कंजम्पशन बहुत ही सिलेक्टिव है. आई एम नॉट अ मूवी बफ. तो अगर मुझे आप बोलेंगे डू यू वॉच एवरी मूवी, आई डोंट. I watch very selectively. और मुझे प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी चीजें ज्यादा पसंद है क्योंकि वो उसमें एक एलिमेंट ऑफ रियलिटी होता है. उसमें उसके जो उतार चढ़ाव होते हैं उससे आप रिलेट करते हो और वही चीज आपको इंस्पायर भी करती है. So that is something which I always try to find कि अगर वो उस मूवी में है तो I'm definitely going to watch it. Otherwise I am not really much into movie. Okay. जैसे बायोपिक्स आपको ज्यादा पसंद आते होंगे, हम ये समझ सकते हैं? बिल्कुल. I mean, मेरे लिए ना वो मेरे जीवन में जो कुछ समय है वो निकाल कर अगर मैं उस मूवी को देख रही हूँ तो उससे मुझे कुछ मिलना चाहिए. उससे मुझे कुछ बदलाव आना चाहिए. इट कुड बी एम्पैथेटिक, इट कुड बी मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल, कुछ भी. लेकिन या किसी विषय की समझ, लेकिन ऐसा कुछ होना चाहिए मेरे लिए. इट्स इम्पोर्टेंट. समझ रहा हूँ. मतलब आप कुछ टेक अवे चाहते हैं फिल्मों से. ऐसा नहीं कि इट शुड बी एस्केपिस्ट कि कहीं आपको ट्रैवल करके ले गए लेकिन मतलब उससे कुछ निकल के नहीं आता उस कहानी से. इट्स जस्ट एंटरटेनिंग. मतलब ऐसी फिल्में आप शायद नहीं देखेंगे. कभी बहुत कभी कभार, बहुत कभी मतलब बहुत कभी जैसे होगा ना कि कोई एक फिल्म है जिसके बारे में हर कोई बोल रहा है कि ओ माय गॉड दिस इज अ वंडरफुल एंटरटेनिंग मूवी एंड देन यू गो एंड वॉच इट. सो इट्स वेरी रेयर बट अदरवाइज यस, I need a takeaway as you rightly pointed out.
ओके ओके। तो कंजम्पशन पैटर्न क्या होता है आपका? जैसे ऐसा कुछ हम नंबर रख सकते हैं कि महीने में इतनी फिल्में आप ऑन एन एवरेज देख ही लेते होंगे, ऐसा कुछ नंबर नहीं, हो बहुत सकता है कोई? सिचुएशनल, बिल्कुल वेरी भी नहीं हो रैंडम, सकता, बिल्कुल मतलब रैंडम है। इतनी सिचुएशनल। हाँ, मतलब जीवन में ना वो दौर आएगा, क्योंकि मैं कभी कभी ऐसा होता है, आप अपने काम में इतने ज्यादा व्यस्त होते हो कि हम्म मैंने मतलब 15 दिन में शायद एक वीडियो तक नहीं देखा हो, ऐसा भी हो सकता है। हम्म तो इसलिए इट्स वेरी सिचुएशनल। हाँ, कभी कभी मैं अपनी लाइफ में कभी भी उतार हम्म और चढ़ाव में मैंने हम्म मूवीज हमेशा देखी, ये कह सकती हूँ। सो दैट इज माई कंजम्पशन पैटर्न। अगर जीवन में बहुत हम्म उतार चढ़ाव है, हम्म सो मूवीज हेल्प मी, दे एड मी, सपोर्ट मी हम्म। समटाइम्स। अल्टीमेटली मूवीज जो है या आर्ट जो है वो हमारी जिंदगी का रिफ्लेक्शन ही है। तो हम जब भी उतार चढ़ाव से जाते हैं तो हमें एक इंस्पिरेशन के लिए वापस आर्ट के पास आना ही पड़ता है। अगर कभी हम लो फील कर रहे हैं तो हमें एक फिल्म देखनी पड़ती है ताकि हम जिंदगी से लड़ने के लिए एक नया तरीका, एक नया पर्सपेक्टिव मिले। तो शायद वो वर्क करता होगा। एंड इसके फिल्मों के अलावा और क्या आप देखना पसंद करते हैं? क्या आप शोज देखते हैं जो नेटफ्लिक्स अमेजोन पे आते हैं, ये सब? सो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स मीन्स जी जी, ओटीटी बेसिकली स्ट्रीमिंग, प्लेटफॉर्म्स जी। बहुत मैंने एक्चुअली ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने एक चीज बड़ी अच्छी की है कि मेरे जैसे व्यूअर्स को जो बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लेते टू फाइंड आउट समथिंग व्हिच इज अब्रॉड और इन द वर्ल्ड सिनेमा, दैट हम्म दोस प्लेटफॉर्म्स हैव ब्रॉट अस वेरी क्लोजर टू दैट काइंड ऑफ हम्म, सीरीज। तो जी। एक तो उसकी वजह से मुझे बहुत कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिला। कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज देखी, कुछ ऐसे मूवीज, कुछ ऐसी सीरीज देखी जो मुझे बहुत हम्म अच्छी लगी। हम्म, तो ये तो है, ये तो बिल्कुल है। सो जी जैसे मुझे इनफैक्ट इंडिया इंडिया में अभी जो कुछ ऐसे मेकर्स हैं, जी। क्योंकि अगेन मैं बहुत नहीं जानती, लेकिन द वायरल फीवर बहुत ज्यादा फेमस है। जी। और उनकी आई थिंक 2-3 सीरीज मैंने देखी हैं। एक मुझे ये मेरी फैमिली बहुत अच्छी लगी थी, क्या बहुत बात है। अच्छी, मतलब मैं क्या जी बताऊं उसके बारे में। देन आई रियली लव्ड दैट, अभी हाल में आई थी पंचायत। जी जी इतनी जी। रियलिस्टिक थी, बहुत रियलिस्टिक। दैट वाज समथिंग व्हिच आई लाइक्ड इन इन ऑन इंडियन फ्रंट। और बाहर तो बिकॉज वो सारे वेब सीरीज से ज्यादा वो दे मेक रेगुलर, उनका पैटर्न ही सीरीज का ही होता था, तो वो सीजन्स में ही आते हैं। तो सीजन्स में ही आते हैं। उसमें मैंने, चूंकि मैं एक लॉयर हूँ, तो सूट्स, या सो सूट्स इज अ मैंडेटरी सूट्स, वॉच। या देन आई ट्रू। वॉच्ड न्यूज रूम। हाउ नाइस, हाउ नाइस, हाउ Then I नाइस। watched Newsroom. I have watched Scandal, political drama. जी जी। हम इस डिस्कशन पे वापस आएंगे एंड में। पहले हम फिल्मों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली फिल्म के बारे में डिस्कस करते हैं, द ग्रेट डिबेटर्स। टेल मी, हाउ हैज इट इन्फ्लुएंस्ड यू इन योर प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ? हाउ हैज इट मेड यू अ बेटर पर्सन, better professional? Tell me about it. Okay, so actually, The Great Debaters is not a movie for me. It's for me, it's like an institution. That movie is a movie which I revisit every time. Whenever I have to walk onto a stage and I have to cater to 100 people or 10,000 people, and I've done that. So, चाहे मेरे सामने कितनी बड़ी भी ऑडियंस हो, जब भी जीवन में मुझे कभी भी, क्योंकि मैं एडवोकेसी फ्रंट पे बहुत एक्टिव रही हूँ, तो मैंने जी बहुत सारे लोगों के सामने बोला हुआ है। तो जी। जब भी मुझे स्टेज पे जाना होता है ना, वो एक मूवी है जो मैं, इट्स माय मैंडेटरी वॉच। हम्म। ठीक है। और वो आई थिंक वो 2007 में आई थी, एज यू जी जी सेड जी। राइटली। सो आई वॉज अ वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन। कोई मानेगा नहीं अब इस बात को, क्योंकि आप, मतलब लोग जब मुझे डिबेट करते हुए देखेंगे तो बिल्कुल शायद नहीं माने कि आई एम अ वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन। लेकिन मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी, मतलब बहुत इंट्रोवर्ट, मतलब uh, ऐसा कि मैं किसी के सामने कुछ नहीं बोल सकती थी। कई एक बार तो ऐसा हुआ कि मतलब किसी को मेरे लिए आवाज उठाने के लिए भी पीपल हैड टू ट्रेन मी एट होम, कि जाके बोल के आना, लड़के या आना टाइप। तो समझ दैट गया। वाज द लेवल ऑफ इंट्रोवर्ट फीलिंग आई जी। हैड। एंड लेकिन एक चीज थी लाइफ में कि मुझे ये पता था कि मुझे इस चीज को ओवरकम करना है, बिकॉज माई मदर वॉज वेरी पर्टिकुलर कि तुम, यू मे नॉट बी द बेस्ट एट इट, बट यू शुड डेफिनेटली ओवरकम दिस फीलिंग। जी तो मुझे याद है, मैंने
मैंने अपना स्कूल चेंज किया था तकरीबन 4th और 5th में, और मेरे नए स्कूल में डिबेट होता था, जो पुराने स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं था, तो नए स्कूल में डिबेट होता था। तो मैंने पहली बार उसमें पार्टिसिपेट किया, और मुझे कोई प्राइज नहीं मिला। फिर मैंने 6th में पार्टिसिपेट किया, कोई प्राइज नहीं मिला। 7th में किया। मैं हर साल एक एक टारगेट बनाती थी, इतने सारे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करूंगी, किसी ना किसी में तो प्राइज मिल ही जाएगा। ठीक है, बट इट नेवर हैपेंड। एंड ऐसा अक्सर होता था कि मैं भूल के आ जाती थी। मतलब जब भी स्टेज पे गई हूँ, इतना डर लगा है, या किसी ने ऐसा सवाल पूछ दिया डिबेट में रिबटल के टाइम पे कि और मेरी एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, वो अक्सर मेरे साथ ये करती थी, बिकॉज शी वाज आल्सो अ डिबेटर। वो अक्सर मुझसे कोई टेढ़ा सवाल पूछ देती थी, तो मैं हमेशा ऐसा होता था दैट आई यूज्ड टू जस्ट go there, participate, and come back. And that happened for almost six years. Okay. And then in 2007 this movie came, और 2007 का मुझे याद नहीं है, लेकिन उस समय मैं स्कूल के टाइम, मतलब वो मेरा स्कूल का आई थिंक +2 का टाइम चल रहा था उस समय, और कहीं से मैंने ये मूवी देखी थी। एंड देन आई अगेन पार्टिसिपेटेड फॉर द 7th टाइम. And that was the time I'm leaving my school, and that was for the first time कि मैंने एक डिफरेंट तरीके से डिबेट को लिया, और मैंने अपना पहला डिबेट जीता। और उसके बाद मैंने जिंदगी में कभी आज तक कभी पार्टिसिपेट किया और हारा है ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। आई हैव ऑलवेज वन सिंस देन, एंड दैट इज आल्सो बीन एन इंस्पिरेशन फॉर माय प्रोफेशन एज अ लॉयर। आप हमें टैंजिबल टर्म से समझा सकते हैं कि उस फिल्म से आपने क्या क्या सीखा, लर्निंग्स क्या हुई थी जो प्रैक्टिकली आपको डिबेट्स में हेल्प करते थे, ऐसा कुछ? So there is I don't know if मतलब जब आप उस मूवी को देखेंगे तो उसमें एक कैरेक्टर है समंथा बुक का, ठीक है, और उस कैरेक्टर ने जब वो पहली बार वाइट्स के साथ डिबेट कर रही होती है, व्हेन दे गॉट दिस प्लेटफॉर्म टू डिबेट, एंड वो बैकयार्ड में कंडक्ट होता है बिकॉज दे वर नॉट कंसिडर्ड एलिजिबल टू एक्चुअली डू अ डिबेट इनसाइड द कॉलेज। तो उसके बैकयार्ड में, कॉलेज के बैकयार्ड में पहली बार डिबेट हो रहा होता है, एंड शी वेरी the way that character emphasizes that there's this dialogue that the time for justice, the time for equality, and the time for freedom is now. और ये जो चीज है ना, ये कई बार ऐसा होता है कि वो चीज मेरे दिमाग में ना, जस्ट ये डायलॉग ऐसा छपा हुआ है कि ये मैं भूलती नहीं हूँ। मुझे हमेशा ये कई बार होता है ना कि आप कोई न्यूज ही देख रहे हो या कुछ भी, तो वो आपको कई बार आपके दिमाग में वो बैक में चलता रहता है, बिकॉज दैट इज समथिंग विच हैज ट्रिगर्ड यू नो। एंड चाइल्डहुड का क्या होता है कि जब आप चाइल्डहुड में किसी चीज को अपने लेते हो तो वो चीज हमेशा जीवन भर के लिए रहती है। देन अगेन दिस वन मोर, एक डिबेट करने से पहले का मेरा एक रूटीन है, ठीक है, जो उसी के एक डायलॉग से, एक और डायलॉग से आता है। वो मुझे पूरा आई डोंट नो इफ आई रिमेम्बर दैट डायलॉग, बट मिस्टर टॉल्सन टीचर्स देम बिफोर द डिबेट, played by Denzel Washington. Yes, Denzel Washington. Before the debate, they say, "Who is the judge?" The judge is God. Yes. And that statement is something which is for me, it's when you go to represent a case even today, कई बार जब आप सीढ़ियां चढ़ रहे होते हो ना, तो वो चीज दिमाग में होती है, बिकॉज ये बात सही है कि वो जज उस समय जब वो अपनी कुर्सी, जब वो अपने ओहदे पर बैठा है, तो ही इज गॉड, ठीक है। एंड व्हाई इज ही गॉड? बिकॉज ही डिसाइड्स हु विंस और लूजेस, नॉट आवर ओपोनेंट। And who is your opponent? He does not exist. You know, so that movie says that he does not exist. He is merely a dissenting voice to what you have to present, something like that. To the truth you speak. To the truth to you the truth speak. I speak. I speak, yes. Yes. And that, that is, for me, it's not a dialogue. I can never say that it's a dialogue. It's a quote which I'll take it along with me for the rest of my life. It's very impactful. So that in those terms, it has helped me a lot. True. How wonderfully spoken. आपने ये भी मेंशन किया कि आप जब टीवी पे भी न्यूज़ देखते हैं तो these learnings keep coming to you. Can you tell us कि आप अभी के न्यूज़ पैटर्न्स जो हैं, डिबेट्स जो हैं,
इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि क्या जो भी क्या हो debate रहा हो रहे है, हैं, जो हो channels रहे हैं अभी इंडियन debate हो रहा टेलीविजन है। पे इस पे आपको क्या लगता है कि जो हो रहा है ये कितना नहीं, अच्छा है और कैसा होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल मतलब कौन कह सकता है? If हम्म। you are a fool and या you're fooling yourself as a citizen of this country, if you believe कि जो टीवी पे हो रहा है हम्म। वो थोड़ा सा भी एक्ट है, ओके। हो ही नहीं सकता, जी। क्योंकि यू नो देयर इज दिस पर्टिकुलर डिबेट का टॉपिक, और डिबेट छोड़ दीजिए, कोई भी मुद्दा, हम्म। और कोई भी मुद्दे के दो पहलू हो सकते हैं, दो से ज्यादा पहलू हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन जिस तरह से उसको प्रेजेंट किया जा रहा है, उसको जिस तरह से कलर किया जा रहा है, वो तो डिबेट हो ही नहीं सकता ना, बिकॉज डिबेट का जो अंडरलाइंग, जो सबसे बड़ी जो अंडरलाइंग स्ट्रेंथ है किसी भी डिबेटिंग प्रोसेस की, वो जी। लॉजिक है, वो रीजनिंग है, वो सिलोजिज्म है, हम्म। जो वो जो आप देख सकते हैं कि टीवी में वेयर इज इट विजिबल, आई कांट फाइंड इट. So ट्रू। it's ट्रू। like that for me. I don't see debate happening. It's not a constructive debate. It's ट्रू। just agenda of whichever kind you say. मेक सेंस, मेक सेंस। तो ऐसा कोई और मतलब डिबेट है जो आप फॉलो करते होंगे, जो शायद इंडियन टेलीविजन पे ना हो, बाहर कुछ हो, जो हमारे ऑडियंस के साथ आप शेयर करना चाहेंगे कि जो अपकमिंग लॉयर्स है, एस्पायरिंग लॉयर्स है, वो ऐसी चीजें देख सके, जो डिबेट एस्पायरिंग डिबेटर्स है, स्टूडेंट्स हैं, वो देख सकते हैं और सीख सकते हैं अच्छी डिबेटिंग, ऐसा कुछ अगर है तो? आई थिंक अगर आपको सच में डिबेटिंग सीखनी है तो सबसे उसका बेहतरीन तरीका ये है कि जब भी यूएस में इलेक्शंस होते हैं, भारत में इस तरह की चीजें नहीं है अभी, और होनी चाहिए. मुझे लगता है जितना हम इलेक्टोरल कैंपेन में खर्च करते हैं, हम्म। उतने में हम दो कैंडिडेट्स को उनके हम्म। फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, अगर अगर दो कैंडिडेट सामने ओके। खड़े हों, तो हमको राइट एट दैट मोमेंट वी विल फाइंड आवर कैंडिडेट कि हमें किसे वोट करना है. बट दैट डजंट हैपन इन इंडिया. लेकिन अगर आप यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को देखेंगे तो वहां पे जब डिबेट हो रहा होता है, जी। द प्रेसिडेंशियल डिबेट, हम्म। तो वो एक ऐसी चीज है जो आई वुड सजेस्ट दैट एवरीबडी शुड वॉच इट. उसके अलावा यूएन में बहुत सारे डिबेट्स हो रहे होते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छे डिबेट्स कराती हैं, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर भारत में, क्योंकि भारत की जहां तक बात है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है जिसको हम डेफिनेटली रेफर कर सकते हैं. सबसे बड़ा जो रिसोर्स है हमारे पास वो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट. वो 7 वॉल्यूम्स में आता है, और एज अ लॉयर आज भी आप जब एसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को समझना होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने किस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब व्हाट वाज दे थिंक, व्हाट वाज देयर थॉट प्रोसेस व्हेन दे वर डिजाइनिंग और ड्राफ्टिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन, That अगर उसको kept रेफर happening करना for हो. 2 years, I guess. Yes, 2 years. Yeah, हाँ, yeah, 2 years, 11 months or something. yeah. कुछ ऐसा था. तो वो जो चीज है उसके लिए आपको आप उसमें रेफर कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, एक बहुत अच्छा डिबेट था, आई थिंक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर गांधी के साथ डिसएग्री करते हैं, और जी। उनका डिसएग्रीमेंट हमेशा रहा, दे रिस्पेक्टेड ईच अदर, बट उनके पॉलिटिकल फ्रंट पे उनका डिसएग्रीमेंट रहा है हिस्टोरिकली. तो हम उस पर्टिकुलर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का जो डिबेट है, वो आई थिंक कोलंबिया ने उसको कंजर्व करके रखा हुआ है, हम उसको रेफर कर सकते हैं. तो दोज आर some of the wonderful documents available historically to us as Indians. I would definitely recommend those documents to be read. क्या बात है, थैंक यू सो मच फॉर रिकमेंडिंग ऑल दीज थिंग्स टू अस। और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा ये रेफर करके। एंड इसके साथ ही विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट फिल्म. इफ यू वांट टू डू यू वांट टू ऐड समथिंग अबाउट द प्रीवियस फिल्म द ग्रेट डिबेटर्स? कुछ रह गया, कुछ कहना था, ऐसा कुछ? You want to I share think any other story? कहना Yeah. था मतलब about this movie, or from my personal life. I think I have more or less shared. I remember once, if at all it could be termed as an incident. So what was happening was I had to address approximately more than 10,000 people, Okay. in front of me. Hmm. And in life,
दिस मूवी व्हेन जब आप इस मूवी को देखते हैं और आप देखते हैं कि किस तरह से रेसिज्म होता था और किस तरह से बोलने की आपको आजादी ही नहीं थी, अपना पक्ष रखने की आपको आजादी ही नहीं थी, तो वो जब आप देखते हो और तब जब आप कुछ बोलने के लिए जाते हो तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोलते हो। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो ये आखिरी चीज मैं जोड़ रही हूँ इसमें जी जी कि बिल्कुल। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो मुझे इस मूवी ने सिखाया, बोलने की आजादी, और वो भी आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये हम आज के दौर में, जब हम सोशल मीडिया का दौर है, हम कुछ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, हम कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई फिल्टर नहीं है, कई बार उसका कोई रेगुलेशन का भी कोई तरीका नहीं, अनलेस एंड अनटिल रिपोर्टेड लाइक दैट वे। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ नहीं बोलते। ज्यादातर लोग उन्होंने अपनी आजादी को ग्रांटेड ले रखा है, लेकिन अगर आप आज से 100 साल पहले चले जाते हैं तो ये कितनी बड़ी आजादी थी, इस बात का अंदाजा लगाना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो वो जो चीज है ना, वो मुझे याद दिलाती है कि तो आई बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल। So this is one movie which definitely has a deep impact on my life. जी जी, जैसे आपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की अभी, मैं काफी जगह सुनता रहता हूँ कि बड़े बड़े लोग ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो बातें लिखी हुई है, हमें ज्यादातर अपने राइट्स पता ही नहीं है, अपने ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज या ड्यूटीज पता ही नहीं है, क्योंकि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते नहीं है, आम जनता जो है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, डाइग्रेस कर रहा हूं मैं मेन टॉपिक से, बट क्योंकि आप लॉयर हैं तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस पे आपका क्या ख्याल है? आई थिंक ये जो चीज है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें इस चीज का पता चले। इनफैक्ट मैं जिस फ्रंट पे काम कर रही हूँ उसमें लीगल अवेयरनेस एक बहुत बड़ा उसका सब्जेक्ट है, और मैं उस पर काम कर भी रही हूँ। मेरा काम खैर पर्सन विद डिजेबिलिटी तक रेस्ट्रिक्टेड है, तो मैं उनको उनके अधिकार और उनके ड्यूटीज के बारे में बता रही हूँ। बट डेफिनेटली एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया यू मस्ट लर्न द कॉन्स्टिट्यूशन। इनफैक्ट कुछ कुछ जगहों पे है भी कि आप शुरू से ही उसको पढ़ते हो, और ऐसा नहीं कि आपने नहीं पढ़ा है, असल में आपने पढ़ा है। अगर आप एनसीईआरटी का कोर्स देख लेंगे आज भी, तो क्लास 6 से लेकर 10 तक आपने अपने सारे अधिकारों के बारे में पढ़ा है। उस तरह से नहीं पढ़ा जिस तरह से वो इंटरप्रेट हुआ है जजमेंट्स के द्वारा या प्रेसिडेंट्स के द्वारा। तो डेफिनेटली जब आप कॉलेज के स्तर पे देखिए क्या होता है कि जब हम छोटे में किसी चीज को पढ़ते हैं ना, तो आप ना उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको उसका विस्तार नहीं मालूम। आप एग्जाम के लिए पढ़ते हैं बस इस वक्त। जी। हाँ, और आपका ये बात बिल्कुल सही है, और आपको उसका विस्तार भी नहीं मालूम। आपको नहीं मालूम कि राइट टू लाइफ ऑल्सो इनकॉर्पोरेट्स राइट टू डाई, और राइट टू हैव अ peaceful environment or clean environment, or the right to remain, right to freedom of speech also incorporates right to remain silent, तो बहुत सारे ऐसे elements हैं जी, ठीक है, जो आपको नहीं मालूम कि राइट टू लाइफ क्या हो सकती है। राइट टू लाइफ एक बहुत बड़ा एक अम्ब्रेला टर्म है, एक्चुअली एक अम्ब्रेला फ्रेज है जो लॉ में बहुत ज्यादा यूज होता है, बट लोगों को नहीं मालूम। तो डेफिनेटली इसका जो सबसे बेहतर तरीका है इस चीज को इम्प्लीमेंट करने का, वो ये है कि जब आप कॉलेज में पढ़ रहे हो जी, तब उस पीरियड के दौरान आपको इस चीज को पढ़ाया जाए, और एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ पढ़ाया जाए। इट शुड नॉट बी अ क्लास जहाँ पे आपको ग्रेडिंग हो रही है, जैसे आपकी रेगुलर ग्रेडिंग हो रही है। इट शुड बी एन इंटरैक्टिव क्लास जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट हो, ताकि आपको सच में आपके अधिकारों के बारे में पता चले। और इट मस्ट बी आई डोंट नो वोकेशनल काइंड ऑफ समथिंग काइंड ऑफ क्लास, इस चीज को एक्सप्लोर किया जा सकता है। डेफिनेटली इट इज हाईली रिकमेंडेड। ये मतलब जानना तो चाहिए, और लोगों को अपार्ट फ्रॉम दैट लोगों की तरफ से भी ये जो मतलब एक जो क्यूरियोसिटी आनी चाहिए कि जब अधिकार मुझे मिले हैं जी, तो मुझे अपने अधिकार पता होने चाहिए। तो एक जो क्यूरियोसिटी है वो लोगों की तरफ से भी आनी चाहिए। शायद लोग ऐसे सोचते होंगे कि मैं अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अब तक क्यों नहीं पढ़ा। शायद मैं ऐसा सोचता हूँ कि बहुत ज्यादा डिटेल्ड होगा, मुझे समझ नहीं आएगा, क्योंकि लॉ की जो भाषा है वो भी शायद मेरे परे होगी, मुझे समझ नहीं आएगी ज्यादा। तो
बट मुझे ये बहुत ही, मेरे लिए बहुत ही नया पर्सपेक्टिव था. मैं अभी खुद से सोच रहा हूँ कि आई शुड रीड द कॉन्स्टिट्यूशन नाउ, गिवन दैट कि हमने एनसीईआरटी बुक्स में पढ़ी है, बट अभी पढ़ने से हमें और अच्छे से समझ आएगी चीजें. थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट विद अस. नहीं, और छोटी I'll take just a bit of your time in that, नहीं यार, from that. बिल्कुल. बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो अगर आपको मालूम पड़ जाएं तो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है. ये मैंने डिसेबिलिटी राइट्स में काम करते हुए देखा कि छोटी सी जानकारी उनके लिए कितनी बड़ी हो सकती है. उनको पता ही नहीं है कि उनके पास ये जानकारी है, उनको कोई पेंशन मिल रहा है, इस तरह की जो चीजें हैं वो आपके लिए इकोनॉमिकली बहुत बेनिफिशियल हो सकती है. सो यू मस्ट नो दैट इज. ये भी है कि लोगों के, मतलब अगर मैं लोगों का पर्सपेक्टिव देखूं तो ये भी है कि समय कहाँ है. ए, आप अपनी जिंदगी की जद्दोजहद में बिजी हैं, और बी, जब आएगा तब देख लेंगे. तो वो एक चीज है. जी जी, ये जरूरी है कि हम जिस लाइन से डील कर रहे हैं वहां से बाहर निकल के दूसरी चीजें भी एक्सप्लोर करें. अगर जैसे मैं अगर फिल्म लाइन में हूँ तो मैं थोड़ा लॉ के बारे में भी पढूं, थोड़ा फिजिक्स भी पढूं, थोड़ा मैथ्स भी करूं, तो मेरी जो कैनवस है इमेजिनेशन का, नॉलेज का, जी जी बिल्कुल, वो बड़ा होता जाएगा. दैट इज इम्पोर्टेंट. आई गेस विद दैट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मूवी, अ ब्यूटीफुल माइंड, जो 2001 की एक फिल्म है, जॉन नैश की बायोपिक है. ये भी बहुत बहुत अच्छी फिल्म है. प्लीज टेल अस कि ये जब आपने देखी थी आपको कैसा लगा, क्या इंस्पिरेशन मिला इससे. टेल अस अबाउट इट. सबसे ज्यादा जो इंट्रीगिंग है और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है इस मूवी के बारे में, वो है इसका म्यूजिक. आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड द म्यूजिक, बट जेम्स हॉर्नर और हैज गिवन दिस म्यूजिक, और इसका जो साउंड ट्रैक है वो अमेजिंग है. तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ क्या होता है ना, जब कोई पर्टिकुलर सिचुएशन आपके सामने हो, तो अगर उसमें म्यूजिक बिल्कुल राइट टेम्पो का हो, तो फिर वो एक अलग लेवल पे आप पहुंच जाते हो. तो इसका म्यूजिक अमेजिंग है. दूसरी जो चीज, डिस्पाइट बीइंग इन लॉ, आई एम अ पर्सन हु I would say that I love to be aware. तो ऐसा नहीं है कि मैं अपनी फील्ड, और दूसरी बात, लॉ एक ऐसा फील्ड है जो बहुत ही इंटरकनेक्टिंग फील्ड है. सो ऐसा नहीं है कि वो साइंस से रिलेट नहीं करता, या ऐसा नहीं है वो टेक्नोलॉजी से रिलेट नहीं करता, या ऐसा नहीं है वो इकोनॉमिक से रिलेट नहीं करता. सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ब्यूटीफुल माइंड, आई थिंक द मूवी इज इन इटसेल्फ, इट्स अ वंडरफुल क्रिएशन. मतलब बायोग्राफिकल मूवी को ऐसा ही होना चाहिए. वेरी रियलिस्टिक, very and yet dramatic, and yet it's one of the finest movies I have come across, I would say, biographical. उसमें भी ना, अच्छा मुझे क्या है कि मैं as I said that since I have a take away, तो मुझे हर मूवी में पता है कि exactly कौन सा सीन है जो मेरा टेक अवे है. So in this movie I'll refer टू थिंग्स. जब मुझे बहुत ज्यादा पढ़ना होता है ना, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि आप एकदम थक जाते हो, और मतलब लॉ की किताबें आपने पता नहीं कभी देखी हैं कि नहीं, मतलब रेफर करने में भी कभी कभी थकान होती है. अच्छा. नहीं, मतलब एट द एंड ऑफ द डे यू आर ह्यूमन बीइंग, सो नॉट एवरी टाइम यू फील लाइक रीडिंग एवरीथिंग. अब मुझे डर लग रहा है कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने में. नहीं, ऐसा नहीं है. इट्स जस्ट यू कैन डेफिनेटली, कोई नहीं, आप मुझे बता देना, मैं एक सीरीज बना दूंगी फॉर एवरीबॉडी टू अंडरस्टैंड, नॉट एन इशू. एज फार एज दिस मूवी इज कंसर्न, तो उसमें एक पर्टिकुलर सीन आता है जब वो इतना ज्यादा उसमें बिजी हो जाता है इन कैलकुलेटिंग मैथमेटिकली, बिकॉज ही इज वर्किंग ऑन गवर्निंग डायनामिक्स. और वो पिजन के मूवमेंट को वो नोट कर रहा होता है कि उनके मूवमेंट से ही इज मेकिंग दोस कैलकुलेशंस ऑन द ग्लास, राइट. तो वो जो एक पॉइंट है ना, वो ट्रिगर करता है इन्वॉल्वमेंट इन व्हाट यू डू, फॉर मी. सो because at the end of the day, whatever I'm doing it to meet a purpose, right? True. So if the purpose is very close to my heart, अगर मेरे किसी क्लाइंट का जो केस है वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. पहली बात तो अगर वो इम्पोर्टेंट नहीं होगा मेरे लिए उस एंड से, तो मैं शायद लूँ भी ना. सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि मैं उसका इंटरेस्ट जो है वो उसको देखूं.
और उसके एंगल से चीजों को देखूं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मेरे लिए वो एकमात्र मतलब इट्स जस्ट अनदर केस फॉर मी, बट फॉर द क्लाइंट इट्स अबाउट लाइफ एंड डेथ, वेरी पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल। तो ऐसे में जब आपका इन्वॉल्वमेंट उस लेवल का होना होता है, मतलब इट रिक्वायर्स दैट काइंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम वेयर इवन यू लॉस्ट योरसेल्फ, and that is a point in that movie which triggers that kind of in-depth analysis of whatever I'm doing or whatever I'm into. तो वो मेरी involvement को और ज़्यादा reiterate करता है that okay, I need to go deeper inside whatever I'm doing, and despite all the जो भी आपको थकान लग रही हो, despite all the fatigue, it's important, so वो एक चीज है। दूसरी चीज बड़ी इकोनॉमिक्स रिलेटेड है कि जब एडम स्मिथ, it's just motivational, I would say, when he says Adam Smith is wrong, my friends, Adam Smith is wrong, that point where he says the theory of Adam Smith, जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि again I don't remember the dialogue, it's okay but he says that हाँ कि एक पर्टिकुलर सेटअप में जो सबके लिए बेहतर हो, ऑप्टिमम, एडम स्मिथ टॉक्स अबाउट दैट, कि सब अपने लिए बेस्ट करें तो अपने आप ग्रुप का अच्छा होगा। इट्स नॉट ओनली, हाँ, बट इट्स नॉट ओनली the individual optimum utilization of whatever you're doing, but also taking care of the group that is actually that will actually make a difference, and we will reach the optimum of what could happen, the situational optimum. Very true. तो वो जो चीज थी और जब जिस तरह से उसने बोला, and that was very motivational, मतलब बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग था। और उसके साथ आपका जो म्यूजिक फॉलो करता है, I mean, वो बस वो जो सीन है ना, कभी ऐसे रैंडम ओकेजन में अगर वो सीन देख लो ना, तो आपको लगता है कि लाइफ में कुछ तो करना है, मतलब बिना उसका तो जिंदगी नहीं है। वो यूरेका मोमेंट है उसका, he cracks that equation, something theorem, he cracks that, exactly. I think Nash equilibrium, true. और आपने जैसे बोला कि that pigeon scene, यहाँ पे वो pigeons के movement को calculate कर रहे हैं, समझ रहे हैं, and he is not concerned about anything else. People are making fun of him and everything is happening in the campus, Princeton University के, but he is just focused in his work. तो मैं इसके अराउंड थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूंगा कि आजकल हमारे इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं। वो प्रिंसटन का जो जमाना था तब सोशल मीडिया नहीं था, आजकल लेकिन सोशल मीडिया है, हम इतने डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। हाउ डू यू डील विद ऑल दैट, जो इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं हमारी लाइफ में, और हमारा अटेंशन स्पैन जो है बहुत कम हो चुका है एज अ स्पीशीज, ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड का। मतलब रिसर्च कहता है कि हम लोग बहुत जल्दी फोकस लूज करते हैं आजकल। हाउ डू यू डील विद दैट एंड व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? So dealing with that, I would not say I'm the best person to answer that, because I am a person who gets distracted, and I think anybody who says no, या तो वो अपनी टेक्नोलॉजी को यूज ही नहीं कर रहा, बिकॉज टेक्नोलॉजी ने तो आपको हर तरह से जकड़ने का पूरा बंदोबस्त कर रखा है। बिल्कुल। तो अगर कोई भी व्यक्ति ये बोल रहा है कि वो नहीं है डिस्ट्रैक्टेड, वो झूठ बोल रहा है। I would simply say that it's not true. ठीक है। So the thing is, लेकिन मैं इससे डील कैसे करती हूँ? I think आप जिस चीज के लिए पैशनेट हो, so मेरे लिए everything comes down to, जैसे कि आपने स्टीव जॉब्स का वो सुना होगा कि मैं हर दिन जब बिफोर गोइंग टू बेड I analyze about my day, and I live every day like as though it's my last day on this, it's my last day. So it's something like that for me कि एक point ऐसा आता है, मैं लाइफ को बिल्कुल years में बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हूँ कि अब इतने ही साल जीना है और कुछ करने के लिए भी इतने ही साल है। अच्छा। So I'm very very calculative, और हाँ ये बात सही है ना कि 25 to maybe 60 is your prime, I would say 60, because it's okay, people do work. तो ये जो समय है अपने जीवन का, इसी में जो कुछ करना है कर लेना है, और मतलब आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम यू बिलीव कि 5 साल कहाँ चलेगा आपको पता भी नहीं चला, और आपने कुछ ऐसा नहीं किया जो आपके हिसाब से बहुत शानदार था।
हम्म। तो आपको जो रिसोर्सेज आप यूटिलाइज कर रहे हो इस धरती पर हो, हाँ, और इतने हाँ, हवा पानी ले रहे हो, क्या बात है। इतने स्पेस यूटिलाइजेशन है, हम्म। इमोशनल यूटिलाइजेशन है, तो आप दो रास्ते आपके पास हैं। या तो आप सिंपली इसको यूटिलाइज कर सकते हो एंड यू कैन डाई, यू कैन हम्म। प्रेफर डाइंग, हम्म। एंड आप अपने आप में एक हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ एटीट्यूड रख सकते हो कि ठीक है, मैं आया, मैं जिया और मैं चला गया। हम्म। दूसरा ये है कि अगर आप आए हो तो कम हम्म। से कम उतना नहीं, क्योंकि उतना तो आप दे ही नहीं सकते, ऋण बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो जी। कम से कम थोड़ा तो वापस देके जाओ। सो जब आप इस चीज को लेकर जब आप कॉन्शियस रहते हो तो आप यू गेट बैक टू वट एवर यू आर डूइंग, हम्म। एंड यू गेट बैक टू व्हाट्स इम्पोर्टेंट टू यू। हम्म। सो आई दैट्स माई पॉइंट कि जब मुझे लगता है ना कि नाउ आई एम रियली टेकिंग टू मच ऑफ टाइम एंड आई एम नॉट रियली making anything productive or not creating something productive, I will simply switch off everything and I don't care about anything else going on. ओके। फिर कुछ ओके। भी होता रहे, चलेगा, हम्म। doesn't ओके। matter. So I'm that kind of, I take extreme steps. गुड, काफी अच्छे पर्सपेक्टिव्स हैं। ये बातें सुन के मुझे ना एक फिल्म की याद आई। आप भी अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। 1990 की एक फिल्म है, एक डॉक्टर की मौत, जिसमें पंकज कपूर जी एक साइंटिस्ट का रोल प्ले करते हैं। साइंटिस्ट का नाम है दीपांकर रॉय। तो वो ये कहते हैं, तो वो लेप्रोसी का वैक्सीनेशन इन्वेंट करते हैं। तो वो इन्वेंट करते वक्त मतलब ही इज नॉट केयरिंग अबाउट एनीवन, लाइक ही कम्स होम, गेट्स इनटू हिज लैब एंड स्टार्ट्स एक्सपेरिमेंटिंग होल नाइट। फिर अगली सुबह वो चले जाते हैं काम पे अपने, एज अ डॉक्टर हॉस्पिटल में काम पे जाते हैं। तो वो ये कहते रहते हैं कि जिंदगी में 70 साल है, 70 में से 20 हटा दो तो 50 साल रहे। 50 साल में दिन रात काम करना पड़ेगा अगर साइंस को एक नए लेवल तक ले जाना है, अगर कुछ इन्वेंट करना है, कुछ डिस्कवर करना है। तो वो इस तरीके के मेंटालिटी के हैं वो कैरेक्टर की। वक्त ही नहीं है, काम करते रहना है, काम करते रहना है, बिल्कुल डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो सकते। तो ये एक फिल्म की मुझे याद आई। Thank You you might so check. much. I'll definitely watch. It's I also will definitely. around science and everything, and it also deals with the theme ki. And it also deals जी with my work actually. Leprosy से related है, so it's one of the disabilities, 21 ओके। disabilities, तो इसलिए जी जी बिल्कुल, डू चेक इट आउट। एंड मैं एक और फिल्म आपको definitely. रिकमेंड करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, मे बी यू हैव वॉच्ड इट। इट्स कॉल्ड शाहिद। इट्स फ्रॉम 2012। I इट्स have ऑन। watched it. ओके, That's वॉच इट। about the lawyer Shahid. शाहिद हंसल मेहता की मूवी है. जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सो इट्स ग्रेट, अगर आपने हाँ, देख लिया तो ग्रेट। I've watched that movie. Very With realistic portrayal of very lawyers. मतलब that बहुत courtroom scenes and all. उसमें जो Yeah. those are real scenes. Those are real scenes. मतलब बहुत कम मूवीज में आपका कोर्टरूम पोर्ट्रेयल बहुत रियल रहा है. जी बिल्कुल। इस तरह के डायलॉग्स नहीं होते जिस तरह के अदरवाइज दिखाए जाते हैं, ना मोनोलॉग होते हैं ना डायलॉग होते हैं, ऐसे नहीं होते जैसे दिखाए जाते हैं। तो ऐसे में बहुत कम मूवीज ऐसी रही हैं जहाँ पे क्लोजर टू रियलिटी कुछ दिखाया गया है. So it's one Very of those true. movies. Very true. Very true. Then let's move on to the third one, October Sky, which is also a biographical drama film from 1999. And so it's again based on a guy who wants to deal with rocketry, wants to build a rocket. मैं थोड़ा सा बैकड्रॉप दे देता हूँ इस फिल्म के बारे में कि ये उस समय की बात है जब रशिया ने अपना पहला सैटेलाइट स्पुतनिक लॉन्च कर दिया था। एंड अमेरिकन्स वे थिंकिंग कि हमें भी कुछ स्पेस के मामले में कुछ करना चाहिए। देन दिस गाय फ्रॉम I forgot the name of the place, but in America, so he is a son of a coal miner. तो उसकी जो जिंदगी है उसमें मतलब यही लिखी हुई है कि तुम्हें भी जाके कोल माइनर ही बनना होगा। But he decides to take up rocketry. He wants to build rockets for America, and he ends up becoming a NASA engineer. That's the story. Again, it's based on a true story of Homer Hickam. So, did I get the name right? I hope so. Cool. Yes, you did. Tell Yes, me. you did. Tell me about this film. Okay, so this is the 1999 story, Yeah. na? So Yeah. I have studied science. I love science actually, despite not studying, because I was not good in mathematical. Actually, after +2, I was not really good with science. I knew it. Okay. So I left it. But जरूरी नहीं है कि अगर आप कैलकुलेशंस पे बहुत अच्छे नहीं हो और डिडक्शन पे बहुत अच्छे नहीं हो तो आपको साइंस पसंद ना हो.
मुझे साइंस बहुत अच्छा लगता है, मतलब मुझे वो सब्जेक्ट इतना ज्यादा पसंद है आज भी, बिकॉज इट डील्स विथ, इट्स द मोस्ट लॉजिकल थिंग, यू नो, एनी ह्यूमन कैन डू, डिस्कवर, इन्वेंट, जिस भी फॉर्म में आप बोले। वेरी ट्रू। तो उसमें जो सीन्स आते हैं वो बहुत ज्यादा साइंस से, मतलब उस एक बच्चे को जो जिसको साइंस पसंद है, क्योंकि मुझे 10th तक बहुत ज्यादा पसंद थी, वो बहुत इंस्पायर करती है। मतलब S इज इक्वल्स टू 1/2 80 स्क्वायर। 80 स्क्वायर, ये तो आप भूल ही नहीं सकते। जी जी बिल्कुल। वैसे तो उसमें यूटी भी लग जाता है, हाँ बट एनीवेज आप कभी भूल ही नहीं सकते उस मूवी को देखने के बाद। एंड इट आल्सो इंस्पायर्स यू टू, वही चीज है, बहुत छोटी सी चीज है कि बार बार दे दे इट टेल्स यू अ स्टोरी ऑफ अ स्ट्रगल, एक बहुत छोटी सी जगह से। मैं खुद भी एक बहुत छोटी सी जगह से हूँ, और उस समय तक धोनी धोनी नहीं हुए थे जबकि मैं बात कर रही हूँ। तो रांची, रांची एक ऐसी जगह थी जिसको लोग अक्सर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, बंगाल सब में कंफ्यूज कर देते थे, ठीक है। और वहां पे भी, रांची में भी कोलियरी का थोड़ा सा मतलब एरिया जो है, इनफैक्ट रांची खुद भी एक कोलियरी एरिया को बिलोंग करता है। तो कोल का वहां पे बहुत ज्यादा, सुबह सुबह आप देखेंगे लोग कोल ले जाते रहते हैं साइकिलों में। तो वो छोटा सा एक एलिमेंट है जिसे मैंने बड़ा रिलेट किया था उस समय, बहुत छोटा सा बट रिलेट किया था उस समय। और दूसरी चीज ना, वो छोटे से शहर का एक व्यक्ति, उसने उसने सपना देखा, वो बच्चा था, उसकी उसकी जो मिस थी, मिस राइली, उन्होंने उसको सपना दिया, ठीक है, दैट यू कैन एक्चुअली डू दिस। और वहां पे था, उस पर्टिकुलर कोलवुड्स की समस्या क्या थी कि अगर आपको यहाँ से बाहर निकलना है, अगर आपको माइनर नहीं बनना है, माइनर एज इन समवन हु इज इन्वॉल्व विद द माइनिंग प्रोसेस, अगर आपको माइनर नहीं बनना है, तो फिर ऐसी स्थिति में आपको फुटबॉल का एक स्कॉलरशिप होता है जो आपको लेना पड़ेगा। और यही एक तरीका है यहाँ से बाहर निकलकर एक नई जिंदगी जीने का, एक डिफरेंट जिंदगी जीने का, एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ जीने का। बिकॉज यहाँ पे रहोगे तो आपको माइनर ही बनना है, ये यहाँ पे यही सेटअप था। और ऐसे में मिस राइली ने उन बच्चों को, उन 4 बच्चों को सपना दिया दैट यू नो, दिस इज दिस वन थिंग, इट्स वेरी न्यू, एंड you know, that dream led them to, फिर वो बाकी तो वो नासा के इंजीनियर बने, और फिर बाकी सबने भी काफी अच्छा मुकाम हासिल किया रियलिटी में, इन रियल लाइफ। लेकिन वो जो चीज थी ना, वो जो एलिमेंट था ऑफ गिविंग दैट ड्रीम, यू नो, दैट यू कैन गो बियॉन्ड, दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू बिकम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू, बहुत हाल फिलहाल मैंने किसी को ये चीज सुनी थी, एंड आई वुड लाइक टू mention it here because ये बहुत relevant है सबके लिए। Mahua Moitra is a politician from TMC, Trinamool Congress. He was addressing something and she said that it is very important that once in a while, whenever you become big fish of a small pond, you take a switch and become a small fish in a big pond. You know, she said that, and it is very important even in our real life. मैंने भी ऐसा किया है कि जब ऐसे डिसीजंस लिए, जब मैं कंफर्ट जोन में आ गई, देन आई टुक अ स्विच, और मुझे लगा कि नाउ इट इज इम्पोर्टेंट टू गो बियॉन्ड माय कंफर्ट जोन। सो दैट मूवी टेल्स अस, if I could deduce something from that is definitely about dream and going beyond what's visible to everybody around you. True. But you have to believe inside. True. काइंड ऑफ ये वो वाली बात है कि अगर तुम क्लास के टॉपर हो तो गलत क्लास में हो, अब तुम्हें अगले क्लास में जाना चाहिए और वहां से फिर जीरो से शुरू करना चाहिए। आपने ये भी कहा कि जी कुछ कह रहे थे आप? नहीं, you go ahead. आप ये कह रहे थे कि आप साइंस आपको बहुत पसंद था बट आपने बाद में परस्यू नहीं किया। तो क्या आपको लगता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से डिजाइंड है कि एक ग्रुप में आप पढ़ सकते हैं, मतलब अगर साइंस पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एक साथ पढ़ना ही होगा। आर्ट्स पढ़ने के लिए ये सब सब्जेक्ट्स है दूसरे, कॉमर्स के लिए दूसरे सब्जेक्ट्स हैं। क्या ऐसा कस्टमाइज्ड नहीं हो सकता कि किसी को शायद फिजिक्स या हिस्ट्री ही पढ़ना है और इन दोनों विषय को लेके कुछ करना है आगे जाके? क्योंकि अगर मैथ्स नहीं हो रहा है तो उसकी वजह से किसी के साइंस के एस्पिरेशंस को क्यों रोका जा रहा है?
थियोरिटिकल वे में भी अप्रोच किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसा कुछ हो सकता है या बाहर ऐसा कुछ सिचुएशन है? Whatever you think. मतलब I'm 100% sure you are aware of the situation. You are aware of the situation. बाहर किस तरह पढ़ाई जाती है चीजें. Actually सिस्टम में फ्लॉ नहीं है ये मानना तो बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि अगर आपने अपना 11th-12th जब आपने अगर साइंस पढ़ा होगा तो आपने रियलाइज किया होगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप फिजिक्स में 11th में पढ़ रहे हो उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप एक्चुअली 12th में जाके पढ़ोगे जी। इस जो शुरू में अगर आपने रियलाइज किया होगा जब आप फिजिक्स पढ़ रहे होगे तो आपने जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन उसमें इन्वॉल्व है वो आप 12th में जाके पढ़ोगे. फ्लॉ वहीं से शुरू होता है. फ्लॉ वहीं से शुरू होता है. ओके. एक तो वो एलिमेंट है कि चीजें क्योंकि बच्चों को रख के मतलब बच्चों के दिमाग को सेंटर पे रख के शायद उस तरह से चीजें डिजाइन नहीं की गई है जहाँ पे एक एवरेज बच्चा भी जब वो किसी चीज को पढ़ रहा है तो हमेशा के लिए वो चीज उसके दिमाग में रीटरेट हो जाए. मतलब वो हमेशा के लिए वो जो चीज है वो पुख्ता हो जाए कि ओके दिस पर्टिकुलर थिंग दिस बच्चा कैन नॉट फॉरगेट. तो ये जो चीज है ना इस तरह से हम पढ़ाते नहीं है, पहली चीज. दूसरी चीज इतना ज्यादा रोट लर्निंग है. ये तो लोग आए दिन बोलते रहते हैं, सबकी कंप्लेंट्स रहती हैं कि वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है ना आई मीन जब हम ब्यूटीफुल माइंड की बात करते हैं हाँ he says this कि क्लासेस जाने की जरूरत नहीं. Classes will dull your mind. There's a line. Yeah. Exactly. Because अगर मैं बार बार एडम स्मिथ को ही पढ़ती रहूं 50 तरीके से और मैं उसके कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज को ना पढ़ूं, एक पर्टिकुलर तरीके से मुझे पढ़ाया जाए तो मेरी एनालिटिकल स्किल कैसे डेवलप होगी? राइट. मुझे एक्चुअली मैथमेटिकल कैलकुलेशन सिर्फ सिखाओ मत. व्यक्ति जिसने पहला डिस्कवर किया होगा उसने मुझे स्टोरी भी सुनाओ उसकी कि वो एक्चुअली चीजें आ कहाँ से रही हैं. ठीक है. और इसके लिए बहुत जरूरी है कि लिबरल आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट हो. ऐसा नहीं होता यू डोंट हैव अ रोबोटिक माइंड दैट ये चीजें हैं एंड देन यू लर्न दिस थिंग. क्यों ऐसा होता है कि यू नो अबाउट सुपर 30 बाय आनंद कुमार? yes where he runs a super. So why students in that particular class does better in comparison to other institutions? Why? Because that guy, I don't know, वो दो कैरेक्टर के नाम पे चीजों को समझाता है तो उसमें बच्चों के वो एक रिलेट करने का एलिमेंट आ जाता है कि ओके यू नो दिस इज अ गुड बॉय, दिस इज अ बैड बॉय एंड ही टीचेस लाइक दैट. सो एक तो ये तरीका हो गया. सो कुछ इनोवेटिव मेथड्स होने चाहिए. एक तो ये चीज. और लिबरल आर्ट्स तो डेफिनेटली होना चाहिए. आई एम नॉट गुड विथ मैथ्स. That must not restrict me from choosing physics or chemistry or biology. I must be given that freedom. Very true. And even with ये जो चीज है, ये जो लाइन है with arts, commerce and science जो आपका 10th में ही आप डिसाइड कर लेते हो कि ये चुनना है वो. आधी टाइम तो आपको पता ही नहीं होता कि आप आर्ट्स करके बनने क्या जा रहे हो. You don't know. I never knew that after doing science I will become a lawyer. So that is something which is very important that you know in dimensions पे काम किया जाए. But how would a child know कि उसे क्या बनना चाहिए? And अगर किसी ने डिसाइड कर लिया जी yeah you were saying that something. It's a very good question. How would a child know? तो इसके लिए बड़ी सीधी सी और बड़ी आसान सी बात है कि एक जो आपका करियर एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जो विदेशों में होता है. It's not something which is you know which is very new. It's actually something, it's a good method, it's a good practice जो आपको यहाँ पे उस चीज को अडेप्ट कर लेना है. तो करियर एप्टीट्यूड टेस्ट को आप लीजिए. आप सब्जेक्ट्स पढ़ने का इलेक्टिव चुनने का मौका दीजिए. 11th क्लास में या आपके कॉलेज के फर्स्ट ईयर में एक्चुअली वो एक डेमो की तरह माना जाना चाहिए जहां पे व्यक्ति को इलेक्टिव्स चुनने का मौका मिलना चाहिए. यू नो कि आप किस चीज से एक्चुअली ज्यादा रिलेट कर पा रहे हो एंड देन टेक अ डिसीजन. इट्स अबाउट योर लाइफ. You know, because here it's almost like arranged marriage. कि मिले और शादी हो गई. You know, it's almost like arranged marriage. अब तो
कॉमर्स लिया अब तो सीए बनेंगे या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट बनेंगे या फिर बैंक पीओ की तैयारी करेंगे. It's like, is it? Very true, very true, very true. With that, let's come back to our discussion of the movie. Do you want to add something more about the movie in terms of its technical things, like आपको डायरेक्शन कैसी लगी, या एक्टिंग कैसी लगी, या फिल्म की राइटिंग कैसी लगी, इस पे कुछ मुझे अगर तीनों मतलब see, अब द थिंग इज कि आई एम नॉट अ फिल्म फ्रॉम अ फिल्म Yeah, yeah. बैकग्राउंड, तो मैं उस तरह से तो अप्रिशिएट नहीं नहीं कर नहीं, पाऊंगी. आप अपने पर्सपेक्टिव से मुझे लेकिन बताइए. हाँ मतलब डेफिनेटली अगर ब्यूटीफुल माइंड को भी देखें जी, या अगर आप ऑक्टोपस ग्रेट स्काई को डिबेटर्स, देखें, या हाँ ऑक्टोपस स्काई में द वे जैसे वो रॉकेट उड़ रहा होता है और हाँ. माइनर्स देख लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में, एंड जी, माइनर्स जी. देख रहे होते हैं एंड हाँ. मिस राइली देख रही होती है और उनकी जो इमोशंस होते हैं, डेफिनेटली इट शोज the kind of direction they have done. या स्पुतनिक जब रात में जा रहा Yeah. होता है, जी. the reflection of that curiosity in Homer's eyes, Yeah, very true. definitely वो बहुत, और इनफैक्ट जब एक्चुअली वो माइंड के अंदर, आई थिंक, आई डोंट, बिकॉज मैंने हाल Yeah, फिलहाल yeah, में yeah, नहीं देखी है, yeah. लेकिन वो माइंड के अंदर जा रहा होता है एंड ही हाँ. सीज समथिंग हाँ, हाँ. एंड दैट रिएक्शन ऑन हिज Yeah. आईज, क्योंकि उस समय ही इज फीलिंग सेल्फ पिटी कि मैं कहाँ हूँ, मुझे कहाँ होना चाहिए. तो Exactly. एक तो वो चीज है. कितना अच्छा. ब्यूटीफुल माइंड में हाँ. अगर जी जी, ब्यूटीफुल माइंड के आप कितना अच्छा सिंबलिज्म है ना, कि वो उसके सपने आसमान के भी ऊपर है और उसकी किस्मत जमीन के नीचे है इन ऑक्टोबस का है. एग्जैक्टली मतलब वो एकदम एग्जैक्ट कॉन्ट्रास्ट और आयरनी, आप जो भी बोले उसको, वो उस वक्त दिखा दी गई है. बहुत ही अच्छा आपने नोट किया. और ब्यूटीफुल माइंड की भी बात है तो मतलब कि उसमें तो क्योंकि उसमें थोड़ा सा मेंटल हेल्थ का भी इशू बहुत अच्छे से केटर किया गया है, तो वो एक चीज it deals with schizophrenia. So वो जो एलिमेंट है वो बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि वो एक नजरिया आपको दिखाता है कि वो डिसेबिलिटी से भी रिलेट करता है. अगेन जिसमें मैं काम करती हूँ, और वो नजरिया आपको दिखाता है दैट even an extraordinary person or an ordinary person, you don't need to be extraordinary, can suffer from something. It can affect one part of someone's life, but the remaining part can actually offer, there is so much to offer from the remaining part. This is also true with Stephen Hawking. He was a person with disability, but he had so much to offer कि कोई सोचेगा मतलब उस लेवल का कुछ कर देना, people would think of. It's very true, very well. So एक तो वो है. True. And Great Debaters तो मतलब it's my favorite movie, so I am very biased. कितनी बार आपने देखा है ये फिल्म? इससे ज्यादा मैंने सिर्फ प्यासा देखी है बाय गुरुदत्त, because he is my favorite actor. इससे ज्यादा मैंने सिर्फ प्यासा देखी है. I think Great Debaters मैंने 60-70 times. Oh, बाप. Is it okay? Yeah, why would it not be okay? Pyasa I have watched 80-90 times maybe. I love Pyasa. क्या बात है. That is क्या बात है. हिंदी वो आखिरी का जो गाना है कि तुम ही संभालो अपनी ये दुनिया, जो आखिरी का गाना है वो बहुत ही अच्छा क्लाइमैक्स है. ये दुनिया अगर मिल जाए तो क्या है. हाँ जी. ये महलों ये तुम्हारी है, ताजों की दुनिया, देवता के दुश्मन समाजों की दुनिया तुम्हारी है, तुम ही संभालो ये दुनिया. ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है. क्या बात है. नाउ लेट्स गेट बैक टू दैट डिस्कशन जो हम पहले कर रहे थे कि आप क्या क्या देखते हैं शोज. तो आपने जैसे कहा, आप अभी OTT प्लेटफॉर्म्स के आने की वजह से इतने सारे नए तरीके के शोज से आप रूबरू हो चुके हैं, नए तरीके के शोज देखते हैं आप, बाहर के भी, इंडिया के भी. तो एज ए नॉर्मल मूवी गोअर आपको कैसा लगता है कि इंडस्ट्री किस तरीके से बदल रही है? एक्टिंग स्टाइल किस तरीके से बदल रहा है? कहानी कहने का तरीका सिंपल होता जा रहा है? किस तरीके के हीरोज हम देखना चाहते हैं? किस तरीके के लोगों की कहानियां हम देखना चाहते हैं?
ये बदलाव कैसा आपको दिख रहा है? तो मैं इस चीज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ सिंपली। एक जी इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और नेगेटिव एस्पेक्ट्स एकदम जी अपफ्रंट। जो सबसे अच्छी चीज है, जो आई स्टार्ट फ्रॉम द गुड वन। जो सबसे अच्छी चीज है कि जो अच्छे टैलेंट्स हैं, जी जो जरूरी नहीं है कि आपने एक्टिंग स्कूल में एक्टिंग सीखी हो तभी आपको एक्टिंग आती, ये जी। बिल्कुल जरूरी नहीं है। हम्म, कुछ लोग बहुत नेचुरल एक्टर्स होते हैं और कुछ लोग जी आप एक्टिंग स्कूल के सारे टेक्निक सीख लो बट यू वुड नॉट बी एबल to really you know show that kind of मुझे नहीं पता आप लोग कैसे बोलते हैं उसको, enact in that kind of manner जिस जी तरह से एक नेचुरल एक्टर करता है। और बहुत जी। सारे ऐसे एक्टर्स हुए हैं जो एक्चुअली एक्सीडेंटल हुए हैं, they were never trained. हम्म, That also comes from the understanding of emotions. It's very much psychological. जो एक्टिंग जो होती है वो बहुत ज्यादा, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा, अगर आप में एम्पैथी है और अगर आप उसको एनैक्ट करने की वो क्षमता रखते हो तो जी आप एक अच्छे एक्टर हो सकते हो। जी तो जी। ये जो टाइम है ना, इसने हमें बताया कि किस तरह से इंजीनियर्स जो हैं वो अमेजिंग एक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, बिकॉज हाँ we have seen, no, it's true, we have seen some good actors coming forward. एक तो ये चीज है और इसीलिए मैं स्केचेस की जहां तक बात है, ये एक नई चीज थी जब ये आई 4-5 साल पहले। जी। इनफैक्ट 4-5 नहीं, अब तो 6-7 हो गए हैं हम्म स्केचेस। मैं व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन इंडियन फ्रंट, जब हम्म, स्केचेस आई तो पहली बार था जब हमको इस तरह का कुछ मिला था। जी विदेशों में जी। ऐसा होता रहता था लेकिन दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम वी वर गेटिंग स्केचेस। तो हम्म वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी कि आप, फॉर अस इट वाज लाइक अ रिफ्रेशिंग, इट वाज लाइक अ रिक्रिएशन इन लाइक 10 मिनट्स। हमें पूरी कहानी जानने की कोई जरूरत नहीं है, एक हम्म इंटरेस्टिंग सा सेटअप है, उसमें आप कॉमिक हो सकता है, उसमें थॉट प्रोवोकिंग हो सकता है, हम्म। कुछ भी हो सकता है, बट 5-10 मिनट में यू आर डन। शॉर्ट यस। मूवीज, ये सारी चीजें, तो जी। एक तो ये फ्रंट हो गया। And it was for me as an audience, I really thoroughly enjoyed it. हम्म सेकंड जो अच्छी चीज थी, नयापन था। हम्म हम एज एन ऑडियंस, जो हमें ये बोल के कंज्यूम कराया जाता है कि हम मांग रहे हैं, वी आर आस्किंग फॉर लाइक आइटम सॉन्ग्स, और 3-4 चीजें हैं, आपको भी पता ही होगा कि it must have some kind of violence, or it must be sexually explicit in some ways, और इस तरह के 2-3 एलिमेंट्स हैं जो लोग उसको दिखाकर वो ये क्लेम करते हैं कि ऑडियंस इसको मांग रहा है। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। अगर ऑडियंस उसको मांग रहा होता तो उसको ये मेरी फैमिली या पंचायत या न्यूज रूम या सूट्स नहीं पसंद आते, वेरी ट्रू। नहीं पसंद आते। मैं नहीं मांग रही थी आपसे, मुझे जुबैदा भी बहुत पसंद था, ठीक है, मुझे तारे जमीन पर भी बहुत पसंद था, मुझे गैंग्स ऑफ वसेपुर भी बहुत पसंद है। उसका अपना एक पर्टिकुलर एरेना है और वो उससे डील करता है, वो उस एरेना में ठीक है, बट दैट्स नॉट द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ सिनेमा व्हिच आई वांट। तो मुझे नयापन मिला, वो एक बहुत अच्छी चीज थी। और overall for me it was a very cheap experience overall, in totality for me it was not expensive. I'm talking in terms of my pocket. एक बहुत मतलब एक छोटा सा सम देकर मैं एक्चुअली वर्ल्ड सिनेमा को एक्सप्लोर कर पा रही हूँ, वैरायटी देख पा रही हूँ। तो मेरे लिए एज एन ऑडियंस इट इज डेफिनेटली it's a wonderful experience overall. अभी आपके तो इसमें एक्सपेक्टेशन negative लेवल्स रहा वो ये था, सॉरी यस प्लीज कंटिन्यू। सॉरी बढ़ आप गए हैं, बढ़ गए हैं, और that's perfectly fine. मेरे एक्सपेक्टेशन लेवल डेफिनेटली अब बढ़ गए हैं, और मुझे उम्मीद है कि अब हमारे टेस्ट को देखकर लोग और अच्छी मूवी बनाएंगे, और आई थिंक इट्स बीइंग एक्सेप्टेड ऑल्सो। एक सिंपल व्यक्ति भी हीरो हो सकता है। फॉर मी राइट नाउ, अगर कोई राजकुमार राव की मूवी है, मैं देखना पसंद करूंगी। आई डोंट नीड आमिर खान और शाहरुख खान टू गो एंड वॉच। इनफैक्ट उनकी मूवीज अब फ्लॉप हो जा रही हैं, हाल फिलहाल की जो मूवीज है काफी फ्लॉप हो गई हैं, बट जब मैं राजकुमार राव को देखती हूँ तो मैं ट्रैप्ड भी एक लंबे समय तक देख सकती हूँ। दैट इज द चेंज व्हिच इज हैपनिंग। जी जी। मैं, आप जैसे कह रहे थे कि इतने सालों से हमें ऐसी फिल्में दिखाई जा रही है, उसमें ऐसे आइटम नंबर्स डाल देते हैं, कुछ तो फाइट सीक्वेंसेस डाल देते हैं, ऐसे सीन्स डाल देते हैं, ये कह के कि ऑडियंस तो यही देखना चाहती है।
पर ऑडियंस तो बदलाव चाह रही थी, और जो अभी आने लगा है और ऑडियंस को भी वो पसंद आने लगा है। तो मैं एक इंटरव्यू में मैंने किसी को बोलते हुए सुना कि बिजनेसेस सफर और फ्लरिश बिकॉज ऑफ मिडलमैन। तो ये जो क्रिएटर्स है, डायरेक्टर्स है, they actually want to make really good films. They want to put out their voices. They want to bring something new. Audiences also want to see something new. But there are middlemen producers, or I'm not accusing them, but it's kind of they want to play safe because they are putting in their money. There are business heads of big production houses, studios जो रिसर्च करते हैं मार्केट में और ये डेटा लेके आके क्रिएटर्स को बोलते हैं कि ऑडियंस को तो यही देखना है, आपको ऐसी एक पैकेजिंग देनी होगी फिल्म को कि ये आइटम सॉन्ग्स होंगे, ऐसे कुछ सीन्स होंगे, ये सब होंगे। तो आपको क्या लगता है आपके पर्सपेक्टिव से कि ये जो ऑडियंस और क्रिएटर के बीच में गैप है, इसको कैसे कम किया जाए? हम ऑडियंस को क्रिएटर तक पहुंचना चाहिए कि मतलब थ्रू सोशल मीडिया कि हम तो ऐसी फिल्म देखना चाहते हैं, या क्रिएटर को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि मैं अगली फिल्म बनाने वाला हूं, आप जो जनता है भारत के मुझे बताइए कि आपको किस तरीके की फिल्म देखनी है, क्या होना चाहिए आपके पर्सपेक्टिव से, मुझे बताइए एज अ मूवी गोअर। ओके, सो एज अ मूवी गोअर एक चीज जो मैं इसमें सबसे पहले ऐड कर देती हूँ, बिकॉज इट इज सब्जेक्ट टू दैट। सो वंस यू डिसाइड योर जॉनर as to what would be your genre, and then after deciding that, it is up to the creator what that person wants to show me. ठीक है, जैसे मुझे बायोग्राफिकल मूवी मतलब होता ना कि आपने कैटेगराइजेशन कर दिया है ऑलरेडी कि दिस मूवी इज गोइंग टू बी अंडर फॉलिंग अंडर दिस कैटेगरी। आफ्टर दैट द ऑडियंस शुड नॉट बी टेलिंग यू what kind of movies you must make. You should make it with responsibility. एंड थोड़ा सा एंटिसिपेट, जैसे कुछ अच्छी मूवीज भी इस वजह से सफर कर जाती हैं। जैसे आई रिमेम्बर स्वदेश वाज नॉट दैट बिग अ हिट जितना उसे होना चाहिए था। अक्सर लोग उसको बोलते भी हैं दैट इट कुड नॉट बिकम अ बिग हिट एज मच एज इट शुड हैव बीन। लेकिन उसी तरह से हाईवे है, मुझे लगता है हाईवे इज एन अमेजिंग मूवी, अमेजिंगली मेड, बट इट डिड नॉट गैदर दैट काइंड ऑफ अटेंशन विच अदर मूवीज जो ऐसे आप डिफरेंट सेटअप्स में देखते हैं वो मिलती है। लेकिन इसके बावजूद जब आप कोई मूवी सी you go back to, have you seen Rang Rasiya, or I don't know if the viewers have seen Rang Rasiya. Usme did you see that movie? It has Ranveer Hooda. I haven't watched it, but I am aware about the movie. Please tell us. Yeah. उस रंग रसिया में जो मूवी है, because it is about Raja Ravi Verma, who is a painter. Yeah. And there is a point when he gets in, he is a very progressive person. So जब प्रिंट्स आए थे पहली बार, जो आज हम भगवान की तस्वीर देखते हैं, वो पहली बार राजा रवि वर्मा ने ही बनाई थी जब वो प्रिंट्स आए थे। तो और उसके बाद जब पहली बार सिनेमा इंट्रोड्यूस हो रहा था, ब्रिटिशर्स के टाइम पे ही इंट्रोड्यूस हो रहा था भारत में, तो राजा रवि वर्मा ने जो पेंटर थे उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था उस समय। और उसी समय दादा साहब फाल्के, जिनके नाम पे आज अवार्ड है सिनेमा का, तो फेमस दादा साहब फाल्के अवार्ड, ये जो फाल्के अवार्ड है ये एक्चुअली उस समय दादा साहब फाल्के वाज असिस्टिंग हिम, ओके, एंड दैट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन इंडियन सिनेमा गॉट इंट्रोड्यूस्ड, राइट? सो यू गो बैक टू दैट टाइम जब कितनी शिद्दत और कितनी जद्दोजहद लगती थी एक मूवी बनाने में। आज आपके सामने इक्विपमेंट्स जरूर तैयार हैं, लेकिन इट मस्ट इन्वॉल्व एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल स्टोरी टेलिंग। It could be anything. When I am saying as an audience, I don't like violence much. I don't like sexually explicit stuff much. But I loved Gangs of Wasseypur. I'm telling you, I loved Gangs of Wasseypur. You know why? Because it had an element of originality to it. Very true. Because Very the storytelling was so strong. The storytelling was so strong that I actually I sat back and I thought चलो अब दूसरा वाला भी देख ही लेते हैं। At one को मेरे जैसा व्यक्ति, तो आप में अनुराग कश्यप ने फिर वो भूमिका निभाई ना कि जहाँ पे उसने अपनी ऑडियंस को कंपेल किया कहीं ना कहीं कि you have to give your 9 hours of your life to my movie. So that is what is expected. I don't know कितनी भी लंबी थी वो मूवी, 9 hours or what, but around 5.5 maybe.
Yeah. 5.5, ओके। Yeah. सो उतने घंटे अपनी जिंदगी के दो, इट्स समथिंग लाइक लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। वो फिक्शन है, बट वो True. आपको जितनी देर आप उसको पूरा नहीं देख लेते हैं, आपको बैठे रहना है, ठीक है। वो एक एक्सपीरियंस भी है उसमें। जरूरी नहीं है हर बार कि, एज आई सेड, जरूरी नहीं है हर बार आपको टेक अवे मिले ही, और जरूरी नहीं है लोगों के प्रेफरेंसेस मेरे जैसे हों ही। लेकिन इसके बावजूद मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि अगर आपने एक बहुत सशक्त स्टोरी टेलिंग की है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट कम्स डाउन टू स्टोरी टेलिंग। आप कुछ मत कहो, बट अ मैन फ्रॉम अर्थ, where Yes. everybody is sitting in a room, Yeah. there is a conversation going on, or a Very 12 true. angry men, Yes, ठीक है, there is a exactly. conversation going on, and if that movie can bind me for 2.5 hours, ठीक है, So true. Yes. it tells you, it has told you already that if there is a good storytelling, you do not require any ingredients. Trust me, you only require a good story to be told. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मैं भी यही दो फिल्मों का एग्जांपल देता हूँ अपने दोस्तों को जो कहते हैं कि मुझे फिल्म बनानी है और बजट नहीं है। देन आई टेल देम गो एंड वॉच 12 एंग्री मैन, गो एंड वॉच द मैन फ्रॉम अर्थ, और ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जो एक घर के अंदर ही शूट कर लिया। डायलॉग्स ऐसे हैं कि आपको एंगेज करके रखती हैं। जैसे एक और फिल्म है रेजर्वॉयर डॉग्स बाय क्वेंटिन टैरेंटिनो, वो उनकी पहली फिल्म थी। तो इट्स अबाउट ए हाइस्ट. They don't show the heist. They are just talking about it after it has happened. The dialogues are so engaging. You'll not mind it. They are just talking in the basement of a building or of a place, and that is the movie. मतलब एक दो और scenes भी है, कुछ और भी setups है, but it's just conversation. तो उस तरीके से बहुत सारी फिल्में बनी हैं, बहुत खूब कही आपने। है बहुत रिसेंटली ट्रैप्ड है। ट्रैप्ड, यस, ट्रैप्ड देखते हो जी। ट्रैप्ड इज अ वेरी एप्ट एग्जाम्पल, जहाँ पे जब तक वो मूवी खत्म नहीं हो गई तब तक मैं मतलब कि वो निकल पाया, वो कैसे निकला, कहाँ से उसने बिल्डिंग की वो छड़ निकाली होगी, यू कीप ऑन पॉन्डरिंग कि क्या करेगा ये बंदा, बच पाएगा नहीं बच पाएगा, सो दैट इज अ गुड स्टोरी। उस मूवी में क्या है, आप मुझे बताइए कि उस मूवी में क्या है एक गोल के अलावा कि मुझे उस घर से बाहर निकलना है, लेकिन उसकी स्टोरी टेलिंग कितनी अच्छी होगी। और वो छोटे, और स्टोरी टेलिंग का मतलब ये नहीं है कि कहानी में बहुत सारे फेजेस हो लाइफ के और सब कुछ इन्वॉल्व हो, जस्ट लाइक मैन फ्रॉम अर्थ। इट कुड बी एज सिंपल एज ट्रैप्ड, बट उतनी डिटेल में जाके आपने उस चीज को देखा है। दैट इज ऑल आई हैव टू से अबाउट इट। वेरी वेरी वेल स्पोकन। मैंने ये हाल ही में कहीं सुना है कि विद टाइम द मूवीज आर बिकमिंग बिगर बट द आइडियाज आर बिकमिंग स्मॉलर। तो हमें इस पे फोकस करना चाहिए कि हमारे आइडियाज कैसे बड़े हो और स्टोरी टेलिंग कैसे और अच्छी की जाए, ना कि बजट कितना उसमें हो। बजटेड फिल्में भी बनती हैं और बनती रहेंगी, बट डिफरेंट हो, आई वुड से डिफरेंट हो, डिफरेंट बिलोंगिंग टू डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। बिल्कुल बिल्कुल। जिंदगियां अलग अलग है, हम सबकी जिंदगी एक नहीं है। हर स्टोरी की कहानी, मतलब हर कहानी बोल रही हूँ, मतलब से आई सेड द सेम थिंग, हर जीवन की एक कहानी है, एवरीबॉडी हैज अ स्टोरी ऑफ देयर ओन। सो देयर आर सो मेनी स्टोरीज टू बी टोल्ड। क्या आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है, या झारखंड में जहाँ से हूँ, मेरे जीवन की जद्दोजहद क्या रही होगी, मैं अपने घर से कितने किलोमीटर तक जा सकती हूँ, नहीं जा सकती, किस तरह का परिवेश रहा होगा। एवरीबॉडी हैज स्टोरीज, ठीक है, एंड दो स्टोरीज आर, इट मस्ट बी टोल्ड। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और अभी जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, और OTT प्लेटफॉर्म्स तो हमें देखने को मिल रहा है, बट ऐसे और भी कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं। मैं आपको एक दो रेकमेंड करता हूँ। जैसे देयर इज वन प्लेटफॉर्म कॉल्ड मूवी सेंट्स, moviesaints.com। वहाँ पे आप पे पर व्यू करके देख सकते हैं। बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्में उसमें मिलती हैं, इंडिया की इंडिपेंडेंट फिल्में, जो बहुत डायरेक्टर्स ने मेहनत करके बनाई हैं फिल्में इंडिपेंडेंटली अपने खर्चे पे। तो वहाँ पे आप जाके कोई भी फिल्म 99 रुपीज देख सकते हैं। मतलब वेरिंग प्राइसेस है, किसी जनरली फिल्मों की 99 रुपीज देख के आप 2 दिन में कभी भी देख सकते हो फिल्म। ऐसा एक प्लेटफॉर्म है। देयर इज वन मोर कॉल्ड cinemapreneur.com, वहाँ पे भी ऐसा सिस्टम है। और देयर इज वन मोर ग्रेट प्लेटफॉर्म कॉल्ड mubi.com, MUBI। वहाँ पे आपको वर्ल्ड सिनेमा, इंडियन सिनेमा के पुराने जेम्स या वो मिलेंगे। तो आई गेस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की वजह से ऐसी बहुत सारी जो
स्मॉल फिल्म्स विद अ बिग हार्ट, जो कहा जाता है इन फिल्मों के बारे में, ऐसी फिल्में और बढ़ेगी आई गेस. बट या, ऑन दैट नोट, बिल्कुल. थैंक यू सो मच. हमने इतनी बात की और मुझे इतना अच्छा लगा आपसे बात करके कि आपने जितने पर्सपेक्टिव्स मेरे साथ शेयर किए, मुझे इतना कुछ पता ही नहीं था. जैसे अब मुझे पता है कि मुझे जाके रंग रसिया देखना है, मुझे जाके कॉन्स्टिट्यूशन Oh, पढ़ना you है. must watch that यस, movie. थैंक यू सो मच, इट You वाज सो must लवली. watch that movie. It's like या, श्योरली आई विल वॉच इट. same here, Shashi. It was actually जो questions थे ना, हाँ, एक मतलब जो व्यक्ति फिल्म बैकग्राउंड से नहीं हो, उस व्यक्ति का पर्सपेक्टिव जानना एक बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया है. और ऐसा नहीं है कि डिस्पाइट नॉट बीइंग फ्रॉम फिल्म इंडस्ट्री, पीपल डू वॉच इट वेरी हार्टली. वो बहुत अपना करके उसको देखते हैं, उनका बहुत निजी एक पर्सपेक्टिव होता है. सो उसको इतना इंपॉर्टेंस देना, आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट एंड इट वाज लवली टॉकिंग टू यू. सेम हियर, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है. हम फिल्में किस लिए बनाते हैं? हम ऑडियंस के लिए बनाते हैं, जनता के लिए बनाते हैं. तो जनता को कैसा लगता है फिल्में देख के, ये जानना बहुत ज़रूरी है. जनता क्या देखना चाहती है, बदलाव से कितना खुश है, कितना नाराज़ है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है. इसीलिए ये इनिशिएटिव है, ये पॉडकास्ट सीरीज़ है, मूवीज आर अस. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. आपने इतना वक्त दिया, इतना सब कुछ शेयर किया. स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट. और लॉकडाउन के बाद कभी मुलाकात होगी और बातें होगी. थैंक यू सो मच. Thank you so much, Shashi. Thank you.